बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। खौफनाक और तिलिस्मी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। तागूत बाय रज़वान अली सोमरो, एपिसोड 1। आज जब भी मैं नरूफ रज़ा और लर्जा खेज वाक़यात का तस्वर करता हूँ तो खौफ की एक सर्द लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। आह मेरे खुदा, किस कदर भयानक और खौफनाक वाक़यात थे वो जो कि मेरी जीती जागती ज़िंदगी में पेश आए। ये सारे वाक़यात खौफनाक और नाकाबिले यकीन हद तक तहरीर अंगेज़ थे। कहा जाता है दुनिया में पहला कत्ल भी किसी औरत की वजह से हुआ था और दुनिया का आखिरी कत्ल भी किसी औरत की वजह से होगा। तारीख गवाह है कि दुनिया के किसी भी बड़े फसाद और झगड़े की जिम्मेदार औरत ही है। मेरी ज़िंदगी की ये पुरस्रार और हैरत अंगेज़ दास्तान, जिसकी बुनियाद एक औरत है, जिसकी जफ़ाओं की वजह मेरी ये दास्तान जो कि हैरत अंगेज़ वाक़यात पर मबनी है, ज़हूर पज़ीर हुई। मेरा नाम अमजद बेग है। मेरा तल्लक एक बाइज़्ज़त घराने से है। वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, चूँकि मैं इनकी इकलौती औलाद था, इसलिए इनकी मौत के बाद मैं अकेला पड़ गया। लेकिन मेरे वालिदैन ने मरने से पहले मेरे साथ इतनी मेहरबानी ज़रूर की कि मुझे तलीमी हवाले से इस काबिल बना गए कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर सकूँ। चुनाचे मुझे नौकरी के लिए ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ी थी। नौकरी फ़ौरन ही मिल गई और मेरी इनकम भी अच्छी थी। चूँकि मैं अकेला था इसलिए मैं अच्छा पहनता और अच्छा खाता, अपनी सारी इनकम अपनी ज़ात पर ही खर्च कर देता था। मेरी दास्तान की इब्तिदा जेमसन एंड बार्टले नामी एक फ़र्म से हुई, जहां मैं एक क्लर्क की पोजीशन पर जॉब करता था। सारा दिन कंप्यूटर पर ही उंगलियां घिसने की तनख्वाह मुझे मिला करती थी। चूँकि मैं अकेला था इसलिए अपनी ज़िंदगी छाना और अपनी मर्ज़ी से गुजारता था। पूरा माह अय्याशी से खर्च करने के बावजूद भी मेरे पास बहुत से पैसे बच जाते, जिनको पसे अंदाज कर लिया करता था। जिस फर्म में मैं जॉब किया करता था वो कुल 7 स्टाफ पर मुश्तमिल था, मुझ समेत 5 मर्द और 2 औरतें। मर्दों में सबसे ज़्यादा जवान और हैंडसम मैं ही था और खुश लिबास भी रहना मैं ही पसंद करता था। जब मैंने अपनी फ़र्म ज्वाइन की तो सवारी के लिए अक्सर बस या मुसाफिर रक्षा का इस्तेमाल करता था। बाद में आने जाने के लिए मोटरसाइकिल ख़रीद ली थी। फ़र्म में जो खातून थी, इन में से पहली का नाम अंजीला था, जो कि 40 की हदेड़ उम्र क्रिश्चियन खातून थी। अंजीला की शादी को 4 साल ही हुए थे कि इसके शौहर का इंतकाल हो गया। इसके बाद अंजीला अपने शौहर से इस कदर मोहब्बत करती थी कि इसने दोबारा शादी नहीं की। ऑफिस में एक बूढ़े जैकब भी थे, जिसने अंजीला को मज़हब और मिलत का वास्ता देकर शादी के लिए कायल करना चाहा, मगर इसने शादी ना करने की कसम खा रखी थी। बूढ़ा जैकब अपना दिल अपने थैले में रखकर खामोशी से पीछे हट गया। दूसरी खातून एक लड़की थी जिसका नाम नायला था। नायला बहुत हसीन और तरहदार थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा फैशनेबल और मॉडर्न थी। इसको देखकर दफ्तर के सारे स्टाफ ने अपने समाने इश्क के तमाम औजार अपने दिल से बाहर निकाल लिए। हर एक की कोशिश यही थी कि किसी तरह नायला को मुतासर किया जा सके। मैं इस दिन हस्बे मामूल सुबह के वक्त होटल पर नाश्ता करने के बाद बस स्टॉप पर आ गया। सुबह के 8:30 बज चुके थे। ऑफिस हमेशा 10 बजे लगता था, इसलिए मैं आराम से नाश्ता करके सुबह 8:30 बजे बस स्टॉप पर आ जाता और मेरी कोशिश होती कि मैं हमेशा खिड़की वाली नशिस्त का इंतखाब करूं ताकि आराम से बस में सो सकूं। चुनाचे मैंने इस दफ़ा भी यही किया कि खिड़की वाली सीट पकड़ी और सीट की पुश से सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। जो सीट मैंने बस में पकड़ी थी वो बिल्कुल ही खाली थी, बाकी बस भी ज़्यादातर खाली थी। मुझे आंखें बंद किए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक एक अजीब नागवार किस्म की बदबू मेरी शामा से टकराई थी। बदबू इंतहाई तेज़ थी, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। बदबू बिल्कुल ही मेरे पास से आ रही थी। वो बदबू ऐसी थी कि जैसे पुराना गोश्त पड़ा सड़ गया हो। मैंने इधर उधर देखा तो चौंक गया, क्योंकि मेरे साथ वाली जो सीट खाली थी इस पर एक शख्स कंबल में लिपटा पड़ा था। इसका चेहरा भी कंबल से ढका हुआ था। तेज़ किस्म की बदबू इसके पास से मुझे आती हुई महसूस हो रही थी। बदबू इस कदर तेज़ और सरीउल तासीर थी कि इसको पूरी बस में फैल जाना चाहिए था, लेकिन हैरत यह थी कि बस में कोई भी इस बदबू से मुतासर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने पूरी बस में नज़र दौड़ाई, मुझे कोई भी मुसाफिर परेशान नज़र नहीं आया। वो बदबू ऐसी थी कि जैसे कहीं लाश सड़ रही हो। ए भाई, कौन हो तुम? किसी दूसरी जगह जाकर बैठो, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैंने इसके कंबल को हिलाया। कमल हिलाते ही एक नहायत ही गंदा सा एहसास मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गया। मैंने घबरा कर हाथ खींच लिया। मेरे हिलाने पर इसने कोई हरकत नहीं की।
मैंने सोचा न जाने कौन है, इसको ऐसी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से इसका जिस्म बदबूदार हो गया है। मैंने फ़ौरन ही अपनी सीट बदलने का फ़ैसला कर लिया। मैं उठकर इसके दरमियान से निकलने ही लगा था कि इसने मेरे और सीट के दरमियान अपना अड़ा दिया। मैं चौंक कर रुक गया। मैंने इसकी तरफ नहायत गुस्से से देखा। अचानक इसने अपने मैले कुचैले कंबल से मुंह बाहर निकाला। इसके चेहरे को देखकर खौफ का एक एहसास था जो कि मेरे अंदर सरायत करता चला गया। अजीब सा मकरूह और नहूसत से भरपूर चेहरा था। इसका चेहरा किसी तवे की तरह स्याह था। सर के सारे बाल स्याह गुंगरियाले थे और आंखें छोटी छोटी और होंठ मोटे और हबशियों की तरह थे। इसकी छोटी छोटी आंखों में एक अजीब किस्म की चमक फैली हुई थी। मुझे वो आंखें अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हो रही थी। न जाने क्यों इसका चेहरा देखकर मुझे यूं महसूस होता कि ये किसी जिंदा इंसान का चेहरा ना हो। अजीब बेरौनकी और नहूसत थी इस चेहरे पर। कौन हो तुम? मैंने सख्त लहजे में पूछा। अपने लहजे का खोखलापन मुझे साफ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों मुझे अपने अंदर कपकपी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। खौफ का एहसास मैंने अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस किया। वो मुझे मज़ाक़ा खेज नज़रों से घूर रहा था। दफ्तन वो मुझे देखकर कहका लगाकर हंस पड़ा। इस तरह के इसके घूरने पर मुझे 100% यकीन हो गया कि वो पागल है। मैंने जाने के लिए ज़ोर लगाया, लेकिन शायद इसमें मुझसे ज़्यादा दम था। मेरे ज़ोर लगाने पर वो टस से मस ना हुआ, बल्कि और दीदे पटपटा कर मुझे घूरने लगा। हटो इधर से, न जाने कैसे पागल चढ़ आते हैं बस पर, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे इस तरह चलाता देखकर अगली सीट के सारे मुसाफिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। क्या हुआ भाई, क्यों चीख रहे हो? मुझसे आगे वाली सीट के एक बड़े मियाँ ने मेरी तरफ पलट कर कहा। न जाने कैसे कैसे गंदे लोग चढ़ जाते हैं बस में, मैंने बड़े मियाँ की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। कौन से गंदे लोग, कहाँ हैं? बड़े मियाँ ने मुझे देखकर हैरानगी से कहा। यहाँ, मैंने अपनी सीट की तरफ इशारा किया। लेकिन ये क्या, वहाँ कोई ना था। वो गंदा और मकरूह इंसान गायब हो चुका था। मैं हैरान हो गया। खौफ की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। वो मकरूह गंदा इंसान कौन था? क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ था? सारे लोग मुझे अब अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। इसी असना में मेरा बस स्टॉप आ गया। मैं फ़ौरन ही बस से उतर गया। मेरा जहन मुस्तकिल यही सोच रहा था कि वो पुरस्कार और बदबूदार इंसान कौन था, मुझसे क्या चाहता था। यही सारे सवालात मेरे जहन में घूम रहे थे। इसी दौरान मैं ऑफिस में पहुंच गया। हस्ब तवक्को नाइला सबसे पहले पहुंची हुई थी। इसकी आमद के बाद ही सारा स्टाफ पहुंचा करता था। इसने देखा कि वो सीट पर बैठी पॉकेट मिरर से अपना मेकअप दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी। मैंने देखा कि वो सीट पर बैठी पॉकेट मिरर से अपना मेकअप दुरुस्त करने में मसरूफ़ थी। इसने मुझ पर उचटती सी नज़र डाली और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मैं भी अपनी सीट वगैरह को साफ करके कंप्यूटर खोलकर बैठ गया। कल का ज़रूरी काम आज पूरा करना था और कल जो मीटिंग हुई थी इसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करके सबमिट करने थे। अचानक मेरी नज़र नाइला पर पड़ी और मैं फिर इसको देखता ही रह गया। नाइला और मुझे साथ काम करते हुए 6 माह हुए थे। इन 6 माह में पहली बार नाइला को देखने का मेरा ज़ाविया तब्दील हुआ। वो इतनी हसीन और खूबसूरत नज़र आ रही थी। वो पहले कभी इतनी खूबसूरत नज़र नहीं आती थी। इसने सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहन रखा था और चेहरे पर लिबास की मुनासबत से मेकअप कर रखा था। इसकी आंखें इस कदर गहरी और हसीन नज़र आ रही थी कि मेरा दिल इन आंखों में डूब मरने को कर रहा था। इनकी गहराई झीलों से भी ज़्यादा थी। इसके खूबसूरत और लरसते लबों को देखकर मुझे वो गुलाब याद आ गए जिन पर शबनम के कतरे झलक उठते थे। बस मोहब्बत का एहसास मेरे दिल में जागज़ी हो गया। आज पूरा दिन मुझसे काम ही ना हुआ, बस मैं इसी को देखता रहा। मेरी महवियत को इसने भी महसूस किया था जिस पर वह मुस्कुरा दी थी। शाम को छुट्टी के बाद हम सब घर के लिए निकल गए। मौसम खुशगवार था, धूप निकली हुई थी, लेकिन इसमें गर्मी का एहसास कम था। नाइला भी बस स्टॉप पर खड़ी थी और मैं भी। अचानक सबसे पहले मेरी बस आई और मैंने अपनी बस को जाने दिया, क्योंकि नाइला की बस अभी नहीं आई थी। स्टॉप पर और लोग भी थे, लेकिन मरकज़े निगाह नाइला ही थी। नाइला ने भी इस चीज़ को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराती हुई बस में सवार हो गई। इसके इस तरह मुस्कुराने से एक बात तो साबित हो गई कि वो मुझे नापसंद नहीं करती है। हो सकता था कि इसने मेरी नज़रों और दिल के प्याम को समझ लिया हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक मैंने बस को अपनी तरफ आते देखा। बस की रफ्तार तेज़ थी और वो बहुत ज़्यादा कचाकच भरी हुई थी। लोग दरवाजे पर डंडा पकड़कर खड़े थे। मैंने फ़ौरन ही बस की सिमत दौड़ लगा दी।
बस रुकी, मेरे साथ और भी लोग भागे। जैसे ही मैंने बस का डंडा पकड़ा, किसी ने मेरा बाजू पकड़कर अपनी सिमत खींचा। जैसे ही इसने मुझे खींचा, मैं फौरन ही गिर पड़ा। बस आगे बढ़ गई। बस के आगे बढ़ जाने के सबब मैं रोड पर सर के बल गिरा, जिससे मेरे सर के पिछले हिस्से पर चोट आई। मुझे यूं लगा कि मेरी आंखों के गिर्द अनगिनत सूरज तुलू होकर गुरूब हो गए हों। मैं बनाकर उठा और मेरे मुंह से मुगल्लजात जारी थे। मैंने पलट कर देखा तो हैरत खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा सारा दर्द हवा हो गया। ये वही था, गंदा कंबल पोश मकरू और गलीज। वो कंबल पोश मकरू इंसान मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था। इसके बदन से फूटने वाली बदबू मेरे दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। तुम, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल सका। हाँ, हम। तुझे आभारी होना चाहिए हमारा। थोड़ी जान बचा ली हमने। वो दीदे पटपटा कर बोला। मतलब अगर तू इस बस में जाता तो जान से जाता। क्या बक रहे हो, मैंने गुस्से से कहा। तुझे बाद में खुद पता चल जाएगा। अगर तू हमरे काम का नहीं होता तो मरने देते तुझे हम। हाँ। इसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। इस मकरूह और गलीज इंसान को मुझसे क्या काम? मुझे तो ये काला इल्म करने वाला मालूम पड़ता था। कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी इल्म के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो? कैसा काम? काली पहाड़ी आ जा, थोड़ी जिंदगी बदल देंगे, धनवान कर देंगे तुझे। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। इसकी शक्ल देखकर मुझे उबकाई सी महसूस होने लगी। निहायत मकरूह और नहुसत से भरपूर थी। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो दीवानों की तरह हंस पड़ा और अपने उलझे हुए बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे हुलिये पर मत जा, कसम माँ काली की, तू मेरे साथ दुनिया का हर सुख पाएगा। इसके लहजे में संजीदगी थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया, क्योंकि इसके बदन से आने वाली नागवार महक मुझे पागल किए जा रही थी। मैं फौरन अपने सर पर हाथ रख कर तेज तेज कदम उठाता वहां से आगे बढ़ गया। तू जिधर भी पग बढ़ाएगा मुझे अपने द्वार पाएगा, इसने बुलंद आवाज में कहा। मैंने कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर टीवी खोलकर बैठ गया। मैं चैनल तब्दील करता जा रहा था कि एक बस के हादसा की खबर सुनकर मैं चौंक गया। मैं फटी फटी आंखों से इस बस के हादसा की खबर को देख रहा था। ये वही बस थी जिस पर मैं सवार हो रहा था। बस ब्रेक फेल होने के सबब आगे वाली एक दूसरी बस से टकरा गई थी और दोनों बसें फुटपाथ पर चढ़ गई थी। 9 मुसाफिर और 2 राहगीर जाँ बहक हो गए थे और मुतअद्दिद जख्मी थे। इस गंदे और गलीज इंसान को कैसे पता चला कि जिस बस में मैं सवार हो रहा हूँ वो हादसे का शिकार होने वाली है? क्या वो किसी पुरस्कार कुव्वत का माहिर है, या मेरा शक ठीक है कि वो काला जादूगर है? इसके बाद मैंने 2 दिन की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि मेरे सर पर चोट लगने के सबब सर से खून निकलने लगा था। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस गया, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तोहफा ले जाना ना भूला। बगैर बताए छुट्टी करने पर मुझे बातें तो सुननी पड़ी थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह ना थी। मैं जानता था कि इतनी बातों के बावजूद वो काम से तो नहीं निकालेंगे, अलबत्ता 2 दिन के पैसे काट लेंगे। काम के दौरान मैंने अपनी नज़रों का मरकज़ सिर्फ नायला की ज़ात को ही रखा था, क्योंकि इसका डेस्क और मेरा डेस्क तकरीबन साथ ही थे। नायला ने इस चीज़ को अच्छी तरह से फील कर लिया था कि मैं इसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा हूँ। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन मैं इसको तोहफा न दे पाया। पूरा दिन वो मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखती रही, लेकिन मैं इसके पास जाने की हिम्मत न कर पाया। इन 2 दिनों में वो मेरे लिए एक ख़ास अहमियत अख्तियार कर गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। ऑफिस ख़त्म हो जाने के बाद हम दोनों ही बस स्टॉप पर आ गए। मैं इससे थोड़े फासले पर खड़ा था और मेरी नज़रें मुसलसल इसकी तरफ थी। इसने एक बार भी मेरी जानब नहीं देखा, लेकिन बस में चढ़ते वक्त इसने फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। इसकी मुस्कुराहट में न जाने क्या बात थी कि मैं दिल थाम कर रह गया। इसके जाने के बाद मैं बस स्टॉप पर अकेला खड़ा रह गया और दूसरे मुसाफिर भी थे। अचानक मेरे जहन में वही वाक़या घूमने लगा था। अगर इस गंदे कम्बल पोश ने मेरी जान ना बचाई होती तो शायद आज मैं अपनी इस दास्तान को बयान करने के लिए ज़िंदा ना होता। मैंने एक जुर्जुरी सी ली और बस में सवार हो गया। रात को ख्वाब में मैंने नायला को दुल्हन के रूम में देखा। सुर्ख अरूसी जोड़े में वो आसमानों की हूर मालूम हो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड पर जा बैठा और मैंने अरूसी लिबास में लिपटी नायला का घूंघट ऊपर किया। घूंघट के ऊपर करते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे घूंघट से चांद तलू हो गया हो, जैसे पूरा कमरा रोशनी से भर गया हो। माशाअल्लाह, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और वो शर्मा कर और सिमट गई। दिल चाहता है कि तुम्हारी इन कटोरा सी आंखों को चूम लूं, मैंने रवायती आशिकों की तरह डायलॉग झाड़ते हुए कहा। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर हया के रंग मजीद गहरे हो गए। सच, इसने धीरे से कहा। हाँ बिल्कुल सच।
मैंने आगे बढ़कर इसकी दोनों आंखों को बारी बारी चूम लिया। मैंने अपने लबों पर एक अजीब सी हलावत दौड़ते हुए महसूस की थी। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ तुम्हारे आंचल से बांध दूँ। मेरी बात सुनकर इसने मुझे शर्मा कर देखा और फिर नज़रें झुका लीं। रात गुजरती जा रही थी और शब रूसी की रात ज़िंदगी में पहली बार ही आती है। मैंने इसकी तरफ मखमूर निगाहों से देखते हुए कहा। मेरी निगाहों का मतलब समझकर वो और शर्मा गई और धीरे से बोली। मैंने कब इनकार किया। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और फिर मैंने शेरवानी की जेब में हाथ डाला ही था कि एक तेज़ किस्म की बदबू मेरे नथनों से टकराई, जिसको सूंघकर मैं चौंक गया। मैंने देखा कि वो गंदा कंबल पोश इंसान नायला के बिल्कुल बराबर में बैठा है और मुझे तंजिया निगाहों से घूर रहा है। ये तो सपना है, पर सच भी हो सकता है। परंतु हम चाहें तो क्या चाहते हो तुम? हमने तो कहा था ना, जिधर तेरे पग धरें उधर तू हमें पाएगा। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी जान बचानी है। अपनी तरह का बलवान देखना चाहता हूं तुझको। नहीं बनना मुझे बलवान, मैंने चिल्लाकर कहा। कमल पोश जवाब देने की बजाय हंसने लगा था। इसको इस तरह हंसते देखकर मुझे बेहद गुस्सा आया। हम जो सोच लें वही होता है। एक दिन तू हमारी बात ज़रूर मानेगा, वो मुस्कुराकर बोला। मैंने कोई जवाब न दिया, बस इसको जहरीली नज़रों से घूरने लगा था। अचानक मेरे जहन में न जाने क्या आया कि मैंने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरे ही लम्हे मुझे निहायत हज़मियत का सामना करना पड़ा था कि इसने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे गिर पड़ा। इसके साथ ही मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मुझे अपने सर के पिछले हिस्से में दर्द का एहसास हुआ था। शायद ये दर्द इसके धक्का देने के सबब हुआ था। न जाने वो मुझसे क्या चाहता था। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था और मेरी आंख खुल गई। दूसरे दिन मैं ये फैसला करके गया था कि आज मैं अपने दिल की बात इससे ज़रूर करूँगा। पूरे दिन ऑफिस में मुझे मौका ही न मिल सका कि मैं इससे बात कर सकूं, लेकिन शाम होते ही कुदरत ने मुझे अज़ खुद मौका फराहम कर दिया। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि वो मेरे नज़दीक आ गई। इसके इस तरह मेरे नज़दीक आने पर मैं बुखला सा गया। कैसे हैं मिस्टर अमजद? जज जी ठीक हूँ। मैं इसको करीब देखकर नर्वस हो चुका था। मेरे इतने नर्वस रिएक्शन पर वो हंस पड़ी। इसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। इसके दांत मोतियों के जैसे सफ़ेद थे। इसको हंसता देखकर यूं लगा जैसे वक्त रुक गया हो। मैं यकटिक इसको देखने लगा। आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? नहीं तो। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे दिल के हाल से बखूबी वाकिफ़ है। अच्छा मिस्टर अमजद, पिक्चर का मूड था, 2 टिकट बुक करवाए थे। अकेले जाते हुए डर लगता है, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। इसकी बात सुनकर मेरी बाँछें खुल गईं। अंधा क्या चाहे 2 आंखें मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी। मेरे हाँ करने पर इसने मुझे इस तरह देखा जैसे इसको यकीन हो कि मैं इसको मना नहीं करूँगा। हम दोनों ने एक साथ पिक्चर देखी। मैं तो पिक्चर क्या देखता, इसी को देखता रहा। फिर मैंने इसको डिनर की दावत दी, जो इसने कबूल कर ली थी। डिनर के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे के हालात ज़िंदगी जाने। फिर इसने रोज़ाना मुझे मुस्कुरा कर सलाम करना शुरू कर दिया। दफ्तर में खलबली मच गई। भला इन बातों का मुझ पर क्या असर पड़ता? मेरी और नायला की मोहब्बत अब परवान चढ़ने लगी थी। अब हम देर रात मोबाइल पर बातें करते। ऑफिस में भी 2-3 बार वो मेरे पास आती और 2-3 बार मैं इसके पास जाता। हमारी मोहब्बत की पटरी पर हमारी ट्रेन बड़ी सबक रफ्तारी से दौड़ रही थी। इसकी बूढ़ी माँ और छोटा भाई मुझे अंकल कहते थे। गरज जिंदगी की गाड़ी बड़े ही सुकून से रवां दवां थी। इस दौरान वो गंदा कंबल पोश मुझे क्यों नहीं कहीं दिखाई ना दिया। शायद इसने मेरा पीछा छोड़ दिया था। इसका तकरीबन हर खर्चा अब मुझ पर ही था। इसके घर की छोटी मोटी ज़रूरियात भी मेरी ही जेब पर पड़ती। गो कि ये सब मुझ पर बहुत भारी था, लेकिन मोहब्बत की खातिर मुझे सब मंजूर था। इसकी वजह से मेरी जमा पूंजी सब खत्म हो गई। उल्टा मैं बहुत से लोगों का मकरूज हो गया था। होटल में अच्छे नाश्ते की बजाय चाय और बिस्कुट पर ही गुजारा करना शुरू कर दिया था। एक रोज़ किस्मत के तरीक दौर ने मुझे पलट कर देखा। मैं इस वक्त को भूलता नहीं जब इसने मुझसे कहा वो अगले माह को पूरी 20 साल की हो जाएगी। चनाचे मैं इसकी खुशनुवीदी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तो मैंने इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, ये बहुत खुशी की बात है मेरी रूह। फिर एक शानदार किस्म की सालगिरह होनी चाहिए। क्या मतलब ये मेरी जान, मैं एक शानदार किस्म की दावत का इंतज़ाम करूँगा जिसमें हमारे साथ दफ्तर के तमाम लोग शरीक होंगे। एक बड़ा सा केक भी काटा जाएगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई और फिर दूसरे ही पल इसके हसीन चेहरे से उदासी झांकने लगी। मैंने कभी सालगिरह नहीं मनाई। इतने अखराजात हो जाएंगे। होने दो मेरी रूह। नहीं, इतना बार है तुम पर मेरे घर का। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो मेरी जान। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हो गई। जोशे मोहब्बत में सालगिरह तमाम करने की हमाकत तो कर चुका था, मगर अब पैसे कहाँ से लाता।
ऐसे में मुझे अपना मजीद याद आया। मजीद से मिलने के लिए मैं रात के वक्त इसके घर जा पहुंचा। मजीद मेरा वो दोस्त था जो कि मेरे हर मामले से वाकफियत रखता था। वो मेरा बचपन का दोस्त था। जब मैं इसके घर पहुंचा तो वो खाना खाने में मसरूफ़ था। मुझे इसने मेहमान खाने में बिठाया। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब वो आया तो इसके हाथ में चाय के 2 कप थे। हाँ, बोल कैसे याद किया? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, यार नायला की सालगिरह है तो दावत देने आए हो? इसने चाय के घूंट लेते हुए कहा। नहीं यार, कुछ कर्जा। कितने? 10,000 तो हो यार, मैंने कहा। देख यार, पैसे तो ले जा, मगर इतना याद रख, जो लड़कियां खर्चा करवाएं वो काबिल भरोसा नहीं होती। बाकी तेरी मर्जी। यार नायला मेरी ज़िंदगी है, अब इसके बगैर रहना भी दुश्वार है, मैंने रवायती आशिकों की तरह डायलॉग झाड़ते हुए कहा। इसके बाद मैंने पैसे लेकर इसके घर में एक छोटी सी शानदार तकरीब का इनकाद किया। इस तकरीब के लिए नहायत ही खूबसूरत दावती कार्ड छपवाए गए जो कि मजीद के पैसों से थे। पकवान सेंटर वालों से बिरयानी और खूबसूरत से केक का ऑर्डर भी दिया गया। जब दावती कार्ड छप कर आ गए तो इस दिन इसने मेरी मोहब्बत का सच्चे दिल से इकरार किया था और मेरे साथ ज़िंदगी भर रहने का वादा किया था। कार्ड देखने के बाद इसके चेहरे पर जो खुशी नमूदार हुई, दुनिया की तमाम दौलत के सामने हींच थी। सच है, प्यार पैसे का भूखा नहीं होता। सालगिरह के लिए मैंने इसको नहायत बेशकीमत सूट खरीद कर दिया। ये मेरा दिल ही जानता है कि मजीद के सारे पैसे खर्च हो जाने के बाद भी मुझे मजीद पैसों की ज़रूरत पड़ी थी। दावत वाले दिन वो मरदूद भी आया था जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो गई। इसका नाम वासिफ बेग था। वासिफ की शक्ल सूरत काफ़ी वाजबी सी थी, बल्कि कबूल सूरत भी कहना इसके साथ ज़्यादती होगी। लेकिन कपड़े बड़े अच्छे पहनता था, बड़े ठाठ से रहता था। वो जब दावत में आया तो अपने कपड़ों की वजह से कदरे मुनफरिद लग रहा था। हमेशा कार में सफ़र करता और इसकी तनख्वाह भी मुझसे अच्छी थी। दफ्तर के सब लोग शरीक हुए थे। एक मखमली सा सुनहरा बक्स था जो इसने नायला की जान बढ़ाते हुए कहा, ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना। इसने एक अदा से झुकते हुए कहा। सब मेहमानों के दिए हुए तोहफों में बक्स सबसे अलग और मुनफरिद नजर आ रहा था। इस डब्बे में न जाने ऐसा क्या था कि इसको खोलकर देखने की ख्वाहिश दिल में मचलने लगी थी। सबसे ज़्यादा बेचैन नायला नज़र आ रही थी, इससे ज़्यादा मैं बेचैन था। सब मेहमानों के जाने के बाद हम दोनों ही इस डब्बे की जानिब लपके थे और तजस्सुस से इस डब्बे को खोल डाला। डब्बे के खुलते ही मेरी आंखें खीरा हो गई। इसमें एक खूबसूरत सोने का सेट जगमगा रहा था। सोने के सेट को देखते ही मेरे जबड़े लटक गए थे और नायला का चेहरा गुलनार हो गया। वो यकटिक इतने बेशकीमत तोहफे को देख रही थी। सोने का लगता है? नहीं यार, एमिटेशन है, इस पर सोने का पानी चढ़ा है, मैंने हसद भरे लहजे में कहा। नहीं नहीं बेटा, खालिस सोना है, इसकी माँ ने तस्दीक करते हुए कहा। तुम्हें इन चीज़ों की क्या तमीज़? इसने मुंह बनाकर नाक कोड़ते हुए कहा और फिर वो सोने के सेट को पहनकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। वाकई सोना पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे अंदाज़ा ना था कि वो इस कदर मुखलस निकलेगा। ये सुनते ही जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। गुज़श्ता 6 माह से जो खुलूस मैं दिखा रहा हूँ इसका अंदाज़ा नहीं है इसको, लेकिन फिर मैंने सोचा जेवरात तो औरत की कमज़ोरी होते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, मैंने कहा। अच्छा, खुदा हाफिज, इसने बेख्याली में अपने बंदों को दुरुस्त करते हुए जवाब दिया। मैं हैरान रह गया। इतनी बेनियाजी क्या जेवर की चमक मोहब्बत की चमक को मांद कर सकती है? मेरी आंखों के गिर्द अंधेरे जाग उठे थे। दिमाग साई साई कर रहा था। वासफ पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। इससे ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि दावत का राग खट चलाया क्यों था। लेकिन फिर मैंने दिल को समझाया कि कुछ नहीं है, वो तो इससे मोहब्बत करती है, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नायला जेवरात के डब्बे में बंद हो चुकी है। रात देर तक मैं आवारागर्दी करता रहा और फिर फ्लैट पर आकर सो गया। चूँकि दिल उदास था इसलिए बहुत देर तक नींद ना आ सकी। काफ़ी देर तक जागता रहा। फिर अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो आवाज़ न जाने कैसी थी, मेरी समझ में नहीं आया। पूरे कमरे में गुप अंधेरा था। अचानक एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई। इस बदबू से मेरे एहसासात शनासा थे। ये वही बदबू थी जो कि इस कंबल पोश से आ रही थी। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने से अंधेरा छटने लगा था। फिर मैंने अपने आप को एक लकोदक सराह में पाया। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लैट के आरामदेह बिस्तर से इस सहरा का सफ़र मैंने कैसे तय किया। शायद इसी कंबल पोश मरदूद की कुफ्तें होंगी जिसने आराम से उठाकर सख्ती में ला फेंका है। अब मुझे घर वापसी का रास्ता ढूंढना था। प्यास से मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे। सैराब के धोखे में मैं इधर उधर भड़क रहा था।
अचानक मैंने एक बादल के स्याह टुकड़े को देखा जो कि बड़ी तेज़ी से चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। फिर वो मेरे सर पर आकर मुसल्लत हो गया। फिर अचानक ही इस बादल से बारिश बरसने लगी। मैंने जी भरकर पानी पिया। पानी पी चुकने के बाद मेरी प्यास बुझ गई और अचानक मुझे गर्मी महसूस होने लगी। बादल जा चुका था, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। अचानक मेरे हल्क में शिद्दत प्यास से दोबारा कांटे पड़ना शुरू हो गए। यूं लग रहा था किसी ने कोई नुकीली चीज़ मेरे हल्क में डाल दी हो। फिर मुझे शदीद किस्म की खारिश का एहसास होने लगा था। फिर मैंने इस मूजी को देखा जिसकी फितरत में ही डसना लिखा होता है। वो काले रंग का स्याह कोबरा था जो मुझसे थोड़े ही फासले पर झूम रहा था। मैं फटी फटी आंखों से इस मूजी को देख रहा था जो मुझसे थोड़े ही फासले पर कुंडली मारे अपने फन को यूं लहरा रहा था जैसे कि अपना शिकार मिल गया हो। किसी वीरान और लकोदक सहरा में मौत का तस्वर मेरे लिए नहायत अजियतनाक था। मैं सांप पर नजरें जमाए हुए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गया और फिर दीवानों की तरह भागना शुरू कर दिया। ना ही मुझे खारिश की परवाह थी और ना ही प्यास, बस जिंदगी बचाने का एहसास हर चीज़ पर वारी था। भागते भागते मैं डरा रुका। फिर मैंने इस सांप को पाया। इसे देखकर मैंने फिर भागना शुरू कर दिया। भागते भागते अचानक मेरा पैर फिसला और मैं लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरा। जैसे ही मैं उठा अब सारा मंजर ही बदल चुका था। सहरा की बजाय पहाड़ी सिलसिले थे जो कि स्याह रंग के थे। धूप की बजाय ढलती हुई दोपहर थी, शाम होने वाली थी। मेरे सामने स्याह रंग के बड़े बड़े पहाड़ थे। सांप का कहीं भी पता ना था। मुझे प्यास और खारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। अचानक मैंने पानी गिरने की आवाज़ सुनी जो कि बहुत तेज़ थी। मैंने इधर उधर देखा, मुझे पानी कहीं भी गिरता दिखाई ना दिया। मैंने इस आवाज़ की सिमत कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक पहाड़ों पर चढ़ने के बाद अपने आप को एक आबशार पर पाया। पानी को देखकर मेरे दिल में नहाने की ख्वाहिश ने जन्म लिया। मैंने कपड़े उतारे और पानी में कूद गया। पानी बहुत ठंडा था लेकिन इसमें एक अजीब सी ताजगी का एहसास था। इतना मीठा और फर्ज बख्श पानी मैंने कहीं नहीं देखा था। नहाकर बाहर निकला, जिस्म बहुत हल्का और ताज़ा हो चुका था। शाम के साए रात के अंधेरों में तब्दील हो चले थे। खारिश और प्यास ख़त्म हो चुकी थी। अब भूख का एहसास सता रहा था। अब मैंने चलना शुरू कर दिया। बिला मकसद ही काफ़ी देर तक चलता रहा। अंधेरा हो चुका था। चलते चलते मैं थक चुका था। अचानक मैंने एक रोशनी देखी जो कि मुझे पहाड़ की चोटी से आती महसूस हो रही थी। बहरहाल किसी न किसी तरह से मैं चोटी पर पहुंचा। चोटी पर आग का अलाव जलता नजर आया था। इस अलाव के गिर्द मैंने एक इंसान को बैठे देखा। ये वही था, गंदा और मकरू बदबूदार कंबल पोश। जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा बदबू से सारा माहौल गलीज हो गया। कंबल पोश के हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी। वो लकड़ी से अलाव में कुछ कर रहा था। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे बड़े गौर से देखने लगा। समय बीत रहा है मूर्ख, अपने हट से बाहर आ जा। अगर समय चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, इसने संजीदगी से कहा। इसको देखकर वैसे ही मैं खौफसदा था। इसकी बात सुनकर और मेरे हुसान खता हो गए। मैंने खौफसदा लहजे में कहा, मुझे घर जाने दो, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं करना। मेरी बात पर इसने मुझे जलती हुई नज़रों से देखा। मूर्ख दकारी, तुझे समझा समझा कर मैं थक गया हूँ। हाथ आई लक्ष्मी को क्यों ठुकरा रहा है? मुझे जाने दो, दफ़ा हो जा। मेरी मजबूरी है कि मैं तुझको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इतना कहकर इसने मुझे लकड़ी से धक्का दिया। धक्का ज़ोरदार था। मैं तिवरा कर गिरा और साथ ही मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। प्यास से हलक सूख रहा था और सांस दूकनी की तरह चल रही थी। ये दूसरी बार था जब इसने मेरे ख्वाबों पर डाका डाला था। वो क्या चाहता था ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम था कि इसका मकसद नेक नहीं है। मैं फौरी बिस्तर से उठा, फ्रिज की जानब लपका था। प्यास से हलक में कांटे से पड़ रहे थे। ठंडे पानी ने मेरी प्यास में काफ़ी फाका किया था। पानी के बाद जब मेरी हालत संभली तो मेरा जहन सोचों के जाल में उलझता ही चला गया। न जाने वो कौन था, क्या चाहता था, क्यों मजबूर है। ये ऐसे सवालात थे जिन पर मेरा दिमाग खामोश था। ये वो जवाबात थे जिनका जवाब सिर्फ वही दे सकता था। दूसरे दिन मैं सोकर लेट उठा था। ऑफिस का वक्त निकल चुका था और मेरे दिमाग में यही ख्याल था कि जिस तरह से इसने बेनियाजी बरती है, इससे बात भी नहीं करूँगा और इससे खूब लड़ूंगा। मैं जानता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि इसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और फिर वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैं थोड़ी देर नाराज़गी का इजहार करूँगा और फिर चंद दिन तक रूठा रहूँगा और वो फिर मुझे मनाएगी तो मैं मान जाऊँगा। कहते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, और मैं भी अंधा हो गया था। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर पहुँचा तो वो हमेशा ही मुस्कुरा कर मेरा इस्तकबाल करती, लेकिन आज इस मुस्कुराहट में वो ज़िंदगी और जान नहीं थी। ऐसा मुझे महसूस हुआ था। मैं इससे मुंह फुलाकर अपने डेस्क पर बैठ गया।
मैं जानता था कि वो थोड़ी ही देर के बाद आएगी और मुझसे माफ़ी मांगेगी। ऐसा कुछ ना हुआ और ना वो 2 से 3 दफ़ा मेरे पास वरना 2 से 3 दफ़ा वो मेरे पास ज़रूर आती। मैंने फ़ैसला कर लिया था आज इससे जी भर कर नाराज़गी का इजहार करूँगा, मगर वो मेरे पास ना आई। इसके किसी अंदाज से ऐसा ना लगा कि इसको मेरी नाराज़गी की परवाह है, ना कोई इस्तराब ना कोई शर्मिंदगी। वो हस्बे मामूल अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। वो हमेशा ऑफिस से जल्दी निकल जाती, लेकिन आज मैं इससे थोड़ा सा पहले निकला था ताकि मैं इसे मिलकर मालूम कर सकूं कि मुस्तकबिल के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है। हमने जो शादी के प्लान बनाए हैं इनका क्या करना है। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि वो अपनी सीट पर नहीं है। मैं फौरन ही बस स्टॉप की जानब चल दिया। मैंने वासफ बेग को देखा जो बेखबर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। वासफ बेग को बस स्टॉप की तरफ जाता देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो हमेशा ही अपनी कार में सफ़र किया करता था और आज बस स्टॉप पर हो सकता है कि इसकी कार ख़राब हो गई हो। अचानक मैंने नायला को आते देखा। नायला को देखकर मैं एक पुल की आड़ में हो गया। इन दोनों ने मुझे देखा था, इसलिए मैं इनसे थोड़े फासले पर जाकर खड़ा हो गया। मैं एक कार की आड़ में था। दोनों बस स्टॉप पर पहुंच चुके थे। नायला ने मुस्कुराकर इसको सलाम किया, जिसका जवाब भी उसने मुस्कुरा कर दिया था। मसरूफ़ हैं वासिफ साहब? नायला ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, कोई ख़ास नहीं। हुक्म? वासिफ ने भी मुस्कुरा कर कहा। फिर नायला ने जो कुछ कहा इसको सुनकर मेरी दोनों आंखें हैरत से फैल गई। वो कह रही थी, वो दरअसल पिक्चर का मूड था। 2 टिकट बुक कराए थे। अकेले जाते हुए डर लगता है, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छा गया। दिमाग साई साई करने लगा था। वासिफ ने क्या कहा मैं नहीं सुन सका। बस मैंने इतना देखा कि एक टैक्सी रुकी और वो दोनों इसमें बैठ गए। मेरे दिल की दुनिया अंधेर हो गई थी। अपने इर्द गिर्द मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। जो लोग मोहब्बत में धोखा खा चुके हैं इनको अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि मोहब्बत में नाकामी का दर्द क्या होता है। मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से निकलकर जेवरात की चमक दमक में गुम हो चुकी थी। मेरी मोहब्बत सोने चांदी की दीवार में चुन दी गई थी। मैं अपने इश्क मोहब्बत का मातम मनाता हुआ घर आ गया।